शाही महल की भव्यता और संगमरमर की ठंडक के बीच सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान और हास्य का केंद्र रहा है। बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के कारण बादशाह के नवरत्नों में सबसे प्रिय थे, लेकिन उनकी यह लोकप्रियता दरबारी पंडितों और मंत्रियों के मन में ईर्ष्या की आग जलाती थी। एक विशेष रूप से अहंकारी दरबारी, जिसका नाम रघुनाथ था, बीरबल की निरंतर प्रशंसा से तंग आ गया था। एक ठंडी सुबह जब दरबार पूरी तरह सजा हुआ था, रघुनाथ ने आगे बढ़कर बादशाह के सामने एक चुनौती रखी। जहां पनाह, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हम जानना चाहते हैं कि क्या बीरबल की बुद्धिमत्ता हर सवाल का जवाब दे सकती है। मैंने उनके लिए 101 ऐसे गूढ़ प्रश्न तैयार किए हैं जिनका उत्तर देना असंभव है। यदि वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपनी चतुर बुद्धि का किताब त्यागना होगा। अकबर मुस्कुराए। यह बीरबल की कसौटी थी। बीरबल ने विनम्रता से चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि 101 सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें केवल एक दिन का समय दिया जाए। सारी सभा उत्सुकता से भर गई। अब बीरबल की चौक बुद्धि पर 101 सवालों का भार था। अगले दिन सुबह तक बीरबल ने अपने कक्ष में समय नहीं बिताया। उन्होंने न तो कोई पोथी पलटी, न ही किसी विद्वान से सलाह ली। इसके बजाय उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और उसे बाजार के सबसे बड़े मूर्ख की तलाश करने का आदेश दिया। बीरबल का मानना था कि जिन सवालों का कोई जवाब ही न हो, उनका उत्तर देने के लिए अत्यधिक ज्ञान की नहीं, बल्कि चौक बुद्धि यानी अप्रत्याशित और मौलिक सोच की आवश्यकता होगी। रात भर बीरबल ने केवल अपने विरोधी की मंशा पर विचार किया। 101 सवाल सिर्फ बीरबल को हराने के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी सभा को यह दिखाने के लिए थे कि बुद्धि की भी एक सीमा होती है। उन्हें चुनौती के पीछे के अहंकार को कुचलना था। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल के साथ एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े कुछ मैले थे और आंखों में अद्भुत भोलापन था। चुनौती देने वाला विद्वान यह देखकर मुस्कुराया। उसने अकबर से कहा, क्या यह आपका सहायक है? क्या यह उत्तर बताएगा? बीरबल ने शांत मुद्रा में जवाब दिया, नहीं महाराज, यह तो केवल उन सवालों की तैयारी करवाएगा जो विद्वता की नहीं, बल्कि जीवन की कसौटी पर आधारित हैं। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल का पहला दांव चल चुका था। विद्वान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और घमंड से भरी आवाज में पहला प्रश्न दागा। उसने अत्यंत गूढ़ दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया। सृष्टि के रहस्य का वह कौन सा मूल आधार है जो नश्वरता के परे होकर भी इस क्षण विद्यमान है? यदि आप ज्ञानी हैं तो इसे एक शब्द में स्पष्ट करें। दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव की भी कसौटी था। इससे पहले कि बीरबल या वह साधारण व्यक्ति कुछ बोल पाता, बीरबल ने शांति से विद्वान को रोक दिया। विद्वान महोदय, बीरबल बोले, चूंकि आपने स्वयं को जीवन की कसौटी पर परखने की बात कही है, तो मेरे सहायक की ओर से 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके दर्शन को जीवन की वास्तविकता से जोड़ेंगे। यदि आप इन 3 प्रश्नों का सटीक उत्तर दे पाए तो ही हम आपके 101 सवालों की ओर बढ़ेंगे। यह सुनकर विद्वान तिलमिला उठा। यह क्या बचकानापन है? मैं यहां ऐसे किसी मूर्ख के सवालों के जवाब देने नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज की शर्त है। कालू, पूछो अपना पहला प्रश्न। उस मैले कुचैले व्यक्ति कालू ने आगे बढ़कर सीधे विद्वान की आंखों में देखते हुए पूछा, आपकी उंगली की कीमत कितनी है? विद्वान की भ्रिकुटी तन गई। उसने कालू को सिर से पांव तक घृणा से देखा। क्या बेहुदा सवाल है? तुम किस हिसाब से कीमत पूछ रहे हो? सोने की अंगूठी के हिसाब से या किसी संपत्ति के? विद्वान ने उपहास किया।
चलो मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं। मेरी उंगली की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होगी, क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। अब मेरे सवालों की ओर बढ़ो। कालू ने अपने गंदे हाथों को छाती पर बांध लिया। नहीं श्रीमान, यह भौतिक कीमत नहीं है। उसकी आवाज में अप्रत्याशित गंभीरता थी। क्या 5 लाख रुपए या 50 करोड़ आपको इस उंगली की कार्यक्षमता वापस दे सकते हैं? यह उंगली ही आपको लिखने, खाने और जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को महसूस करने का मौका देती है। इसका मूल्य तो अनमोल है। यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि आप जीवन की वास्तविकता का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो आपके 101 सवाल किस काम के? विद्वान का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। यह प्रश्न जितना सरल दिख रहा था, उतना था नहीं। पहली बार उसके आत्मविश्वास में दरार पड़ी। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, सटीक उत्तर अपेक्षित है विद्वान जी। कालू ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपना दूसरा प्रश्न दाग दिया। विद्वान ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वह जानता था कि इस प्रश्न का कोई गणितीय या तार्किक उत्तर नहीं है। यह बीरबल की चतुर बुद्धि थी, जो सीधे आत्ममूल्यांकन पर प्रहार कर रही थी। यह छल है। इस तरह के भावुक प्रश्न का कोई भौतिक मूल्य नहीं हो सकता, विद्वान ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। यही तो मेरा उद्देश्य था, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। सवालों के बोझ से दबे व्यक्ति को पहले यह पता होना चाहिए कि अमूल्य क्या है और मूल्यवान क्या। आपका पहला सवाल यहीं समाप्त होता है। दरबार में एक फुसफुसाहट फैली। कालू ने, जो अब पूरी तरह से बीरबल के जाल का हिस्सा बन चुका था, विद्वान की ओर झुककर चुनौती दी। मेरा दूसरा सवाल विद्वान जी, आपने दुनिया के ज्ञान का दावा किया है, तो बताइए मनुष्य की वह सबसे अदृश्य संपत्ति कौन सी है जो उसे सबसे अधिक दुख देती है? विद्वान का आत्मविश्वास चकनाचूर होता जा रहा था। उसे लगा जैसे ज्ञान की उसकी पूरी इमारत रेत पर खड़ी थी, जिसे बीरबल और कालू की जोड़ी ने अचानक आए ज्वार से ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। विद्वान के माथे पर बारीक पसीने की बूंदें झलक आईं। उसने हड़बड़ी में अपना आसन ठीक किया, जैसे वह समय खरीद रहा हो। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास का अंतिम दिखावा करते हुए कहा, मनुष्य की सबसे अदृश्य संपत्ति जो उसे दुख देती है, वह है अपेक्षा। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमें दुख मिलता है। कालू ने बीरबल की ओर देखा, जिसने उत्तर से असहमति में धीरे से सिर हिलाया। क्षमा करें विद्वान जी, कालू ने चुनौती को और गहरा किया। अपेक्षाएं भी अक्सर दिखाई दे जाती हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं ऐसी संपत्ति की जो भीतर पलती है, अदृश्य रहती है और जिसके टूटने पर पीड़ा असहनीय होती है। पूरा दरबार सन्नाटे में था। कालू ने विजी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह संपत्ति है अहंकार। यह अदृश्य होता है महाराज। यह ज्ञान का झूठा दावा करने वालों में सबसे अधिक पाया जाता है। जब यही अहंकार टूटता है, तो विद्वान का सारा ज्ञान धूल में मिल जाता है। बीरबल की चाल अब स्पष्ट हो चुकी थी। बीरबल ने शांत और सौम्य मुस्कान के साथ कालू की ओर देखा, जिसने अभी भी अपनी जीत के भ्रम में सीना तान रखा था। वाह, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कालू जी, बीरबल ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अहंकार ही वह संपत्ति है जो अदृश्य रहकर मनुष्य के भीतर पलती है और जब टूटती है तो पीड़ा देती है। किंतु क्या आप यह नहीं समझते कि इतना विद्वान और गहरा उत्तर देने का आपका यह प्रयास भी उसी अहंकार का एक जीवित प्रमाण है? कालू का चेहरा फक्क पड़ गया। उसे अपने ही शब्दों का जाल अब दिखाई दिया। बीरबल ने आगे कहा, आपने अपने ज्ञान को एक भारी दावा बनाने में प्रयोग किया,
जबकि इस चुनौती में विनम्रता अपेक्षित थी। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई पर अचंभित थे। उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। कालू, तुमने सही उत्तर दिया, पर बीरबल ने यह सिद्ध किया कि तुम्हारे उत्तर का जन्म ही उस दोष से हुआ था जिसे तुम परिभाषित कर रहे थे। इस प्रकार बीरबल ने बिना नया उत्तर दिए तुम्हारी हार सुनिश्चित कर दी। कालू लज्जा से सिर झुकाकर रह गया। दरबार बीरबल की बुद्धि को प्रणाम कर रहा था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से बादशाह के सामने शीश झुकाया। उनके चेहरे पर जीत का अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को कसकर गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने आज पुनः सिद्ध किया कि ज्ञान का भंडार होना एक बात है, परंतु उस ज्ञान का उपयोग सही समय पर और सही भावना से करना ही वास्तविक चतुर बुद्धि है। कालू का उत्तर केवल एक परिभाषा थी, लेकिन तुम्हारी युक्ति सबल चुनौती को जड़ से काट देने वाली थी। बादशाह ने कालू की तरफ देखा, जो अभी भी शर्मिंदा खड़ा था, और कहा, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि यह शिक्षा मिलेगी कि ज्ञान केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। कालू ने हाथ जोड़कर बीरबल और बादशाह दोनों से क्षमा मांगी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अनोखी जीत ने यह दिखा दिया कि बीरबल की बुद्धि 100 सवालों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों को पैदा करने वाले दंभ को ही समाप्त कर देने के लिए बनी थी। 101वीं चुनौती का जवाब इस बार शब्दों से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हार से दिया गया था। अकबर बादशाह अपनी गद्दी से खड़े हुए। उनके चेहरे पर बीरबल के लिए असीम गौरव और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज यह सिद्ध हो गया कि मेरे नवरत्नों में बीरबल केवल शब्दों का धनी नहीं, बल्कि चरित्र का भी पारखी है। 100 सवालों का जवाब देना सरल है, लेकिन अहंकार की जड़ को काटना अत्यंत कठिन। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, इस 101वीं चुनौती का समाधान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सिखाएगा कि ज्ञान की खोज विनम्रता से शुरू होती है, और असली बुद्धि विरोधी को परास्त करने में नहीं, बल्कि उसे सुधारने में होती है। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक बादशाह का धन्यवाद किया। कालू पंडित ने भी मन ही मन स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि केवल सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि इंसान को बदल देती है। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का साहस करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं बचा। बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता का पर्याय बन चुका था। लेकिन बीरबल के लिए यह शांति किसी निष्क्रियता का संकेत नहीं थी। उनकी बुद्धिमत्ता अब व्यक्तिगत गौरव की बजाय प्रशासन और जन कल्याण के कामों में जुटी रहती थी। बादशाह अकबर अब राज्य के हर छोटे बड़े मसले पर बीरबल की राय लिए बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। राज्य की नीतियों, न्याय के जटिल मामलों, यहाँ तक कि पड़ोसी सल्तनतों से व्यापार और संबंध सुधारने में भी बीरबल की दूरदर्शिता काम आती थी। उनकी सलाहें न केवल तर्क और ज्ञान पर आधारित होती थीं, बल्कि उनमें मानवीय पहलू, मनोविज्ञान और भविष्य की गहरी समझ छिपी होती थी। इसीलिए उन्हें चतुर नहीं, बल्कि चौक बुद्धि वाला कहा जाता था। एक ऐसी बुद्धि जो हर परिस्थिति में सबसे अनूठा और सीधा रास्ता खोज लेती थी। एक बार जब लगातार सूखे के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, तो मंत्रियों ने पारंपरिक समाधान, अधिक कर लगाना और अन्न वितरण पेश किया। लेकिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस बार हमें जनता का अनाज नहीं, बल्कि उनका हौसला खरीदना होगा। बीरबल की यह अनूठी बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। स्वयं बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? यह हौसला खरीदना कैसा समाधान है? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अन्न वितरण तात्कालिक राहत है, लेकिन हमें इस सूखे का स्थायी इलाज करना होगा। हौसला खरीदना का अर्थ है, हम जनता को भिखारी नहीं, बल्कि भागीदार बनाएंगे।
उन्होंने अपनी चौक बुद्धि का रहस्य खोलते हुए आगे कहा, हमारा शाही खजाना अब अनाज के दान के लिए नहीं बल्कि मेहनताना और इनाम के लिए खुलेगा। मेरा प्रस्ताव है कि हम हर गांव में बड़े जल संचयन तालाब खुदवाने का काम शुरू करें। जो भी परिवार स्वेच्छा से इस कार्य में भागीदारी लेगा और नियत मात्रा में मिट्टी हटाएगा, उसे तत्काल शाही भंडार से अनाज मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए योजना का सबसे अनूठा हिस्सा बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अनाज के साथ उन्हें एक विशेष स्वर्ण पुरस्कार मिलेगा, जिसे हम श्रमगौरव सिक्का कहेंगे। यह सिक्का उनकी मेहनत का प्रतीक होगा, न कि उनकी गरीबी का। इस योजना से जल संचित होगा और लोग मजबूरी में नहीं बल्कि सम्मान और पुरस्कार की लालसा में दोगुनी मेहनत करेंगे। बीरबल की यह अनूठी श्रमगौरव योजना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत बीरबल की पीठ थपथपाई और घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। यह केवल एक गड्ढा खोदने की योजना नहीं है, बल्कि यह प्रजा के सम्मान और स्वाभिमान को बहाल करने का एक मार्ग है। मैं तत्काल इस योजना को लागू करने का आदेश देता हूं। अगले ही दिन पूरे राज्य में यह शाही ऐलान ढोलनगाड़ों के साथ करवाया गया। श्रमगौरव सिक्कों के विवरण ने लोगों में अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। गरीब परिवार यह सुनकर दंग थे कि उनका काम अब केवल मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान का विषय बन गया था। सैकड़ों परिवारों ने अपनी टोकरियां और फावड़े उठाए। जहां पहले मिट्टी हटाना एक बोझिल काम था, अब वह एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता बन गया। पुरस्कार और सम्मान की लालसा में काम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जहां महीनों का अनुमान था, वहां कुछ ही हफ्तों में एक विशाल जल संचयन कुंड तैयार हो गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि प्रेरणा और सम्मान बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जलाशय के निर्माण की सफलता की खबर जंगल की आग की तरह फैली। महाराज अकबर स्वयं उस विशाल कुंड को देखने पहुंचे। वह कार्य की गति और लोगों के चेहरों पर दिख रहे गर्व को देखकर अचंभित थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने केवल एक कुंड नहीं बनवाया, बल्कि तुमने इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी जड़ता हटाई है। बल और धन का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है, पर सम्मान और प्रतिस्पर्धा का बीज बोकर बिना किसी शिकायत के इतना बड़ा कार्य करा लेना, यह केवल तुम्हारी चतुर बुद्धि का ही कमाल है। उन्होंने तुरंत पुरस्कार वितरण का भव्य समारोह आयोजित कराया, जहां बादशाह ने उन गरीब परिवारों को न केवल पर्याप्त धनराशि दी, बल्कि उन्हें राज्य का निर्माणकर्ता कहकर सम्मानित किया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान भी सही प्रश्न और सही प्रेरणा में छिपा होता है। प्रजा अब बीरबल की बुद्धिमानी को केवल कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि सूखे पड़े खेतों में भरे पानी की तरह एक जीती जागती सच्चाई मानती थी। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा दरबार के कुछ पुराने सलाहकारों को रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि इस सम्मान का असली हकदार बीरबल नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही उनकी अपनी पांडित्य परंपरा है। उन दरबारियों में एक रामदास नामक अति विद्वान व्यक्ति था, जो अपनी तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल की सफलता से जलते हुए उसने एक दिन भरी सभा में सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, ईंटें जोड़कर इमारत खड़ी कराना शारीरिक श्रम का कमाल है, न कि विशुद्ध बुद्धि का। यदि बीरबल इतने ही महान हैं, तो उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। चुनौती यह थी कि रामदास ने ज्ञान, धर्म और जीवन की गुत्थियों पर आधारित 101 गूढ़ प्रश्नों की एक सूची तैयार की थी। यदि बीरबल इन 101 सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाए, तो मैं उनके चरणों में बैठ जाऊंगा। अन्यथा उन्हें यह पद त्यागना होगा, रामदास ने घोषणा की। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सहज मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार की, पर साथ ही एक शर्त रख दी।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं अवश्य उत्तर दूंगा, पर पहले रामदास को मुझे केवल एक सही प्रश्न पूछना होगा। रामदास, जो बीरबल की शर्त सुनकर पहले थोड़ा हक्के बक्के रह गए थे, उन्हें लगा कि यह उनकी विद्वता का अपमान है। उन्होंने अपनी गहन विद्या को बटोरते हुए गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, रामदास ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आप मेरी चुनौती स्वीकार कर चुके हैं तो मेरा एक सही प्रश्न सुनिए। बुद्धि का वह कौन सा स्रोत है जहां से प्रश्न उत्पन्न होते हैं किंतु उत्तर कभी नहीं? दरबार में चुप्पी छा गई। प्रश्न गूढ़ था, सीधा ज्ञान की गुत्थी पर चोट करता हुआ। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए विचार किया। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और रामदास की आंखों में देखते हुए कहा, पंडित जी, आपने जिस बुद्धि का जिक्र किया है वह वास्तव में अहंकार का मुकुट है। आपका प्रश्न सही है, क्योंकि यह सीधे मानव स्वभाव से जुड़ा है। इसका उत्तर अत्यंत सरल है, पर इसे समझने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। रामदास का चेहरा गर्व और चुनौती के मिश्रण से चमक रहा था। बीरबल का अंतिम जवाब सुनने के लिए अब पूरा दरबार बेचैन था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार में चारों ओर देखा, फिर रामदास की ओर मुड़े। पंडित जी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब आप पूछते हैं कि बुद्धि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तो आप एक नदी के स्रोत को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं। बुद्धि का अंत तब होता है जब ज्ञान को अपनी निजी संपत्ति मान लिया जाता है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, वास्तव में हर महान बुद्धि की शुरुआत केवल एक ही शब्द से होती है, अज्ञान। जिस पल व्यक्ति खुले दिल से यह स्वीकार करता है, मैं नहीं जानता, उसी क्षण ज्ञान के 101 द्वार खुल जाते हैं। आपकी समस्या यह है कि आप पूछने से पहले ही उत्तरों से भरे हुए हैं। यह सुनकर रामदास का मुंह खुला रह गया। उनका गर्व क्षण भर में चूर हो गया, जैसे किसी ऊंचे महल की नींव हिल गई हो। अकबर ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई और मंद मंद मुस्कुरा दिए। वे समझ गए थे कि बीरबल ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, बल्कि पंडित रामदास की पूरी बौद्धिक बुनियाद पर विनम्रता का हथौड़ा चलाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामदास ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में अब अहंकार की तीखी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्वीकारोक्ति का भाव तैर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उनकी विद्वता पर नहीं, बल्कि उनके मत पर प्रहार किया था। अकबर ने सिंहासन से झुकते हुए कहा, पंडित रामदास, ज्ञान की गहराई वही माप सकता है जो उसे विनम्रता से धारण करता है। बीरबल ने तुम्हें एक ऐसी सीख दी है जो लाखों ग्रंथों में नहीं मिल सकती। रामदास का स्वर भारी था। उन्होंने हाथ जोड़कर गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, मैं नतमस्तक हूं। मैंने वर्षों तक केवल उत्तरों को याद किया, लेकिन प्रश्न पूछने की हिम्मत खो दी थी। मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक रामदास को देखा और कहा, पंडित जी, यह हार नहीं है, यह तो 101 ज्ञानद्वारों की पहली सीढ़ी है। यदि आप मैं नहीं जानता की कुंजी स्वीकार कर लें, तो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुल जाएगा। दरबार ने पहली बार देखा कि बीरबल ने किसी विरोधी को अपमानित करने की बजाय उसे ज्ञान के एक नए शिखर की ओर प्रेरित किया। बादशाह अकबर इस दार्शनिक मोड़ से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सिंहासन से उठकर पहले बीरबल के कंधे को थपथपाया और फिर पंडित रामदास की ओर हाथ बढ़ाया। बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का सर्वोच्च रूप अहंकार को त्याग कर आता है। रामदास जी, आज से आप मेरे राज्य के केवल विद्वान नहीं, बल्कि ज्ञान मार्गदर्शक होंगे। रामदास की आंखों में अब सम्मान और कृतज्ञता का भाव था।
उन्होंने अपनी पुरानी पोथी को एक तरफ रख दिया और बीरबल से पूछा, बीरबल जी, आपने 101 सबल का जिक्र किया था। वे प्रश्न क्या हैं जो मुझे अब सीखने की ओर ले जाएंगे? बीरबल ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, पंडित जी, वे 101 सबल मैंने नहीं चुने हैं। वे तो हर उस व्यक्ति के भीतर हैं जो क्यों और कैसे पूछता है। आपकी नई यात्रा सवालों की नहीं, बल्कि उन उत्तरों को खोजने की होगी जो किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों और मनुष्य के हृदय में छिपे हैं। दरबार ने ताली बजाकर इस नए ज्ञानयुग का स्वागत किया। महाराज अकबर, जो अब तक शांत थे, बीरबल की इस नई परिभाषा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शाही मूंछों पर ताव दिया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि की चंचलता हर बार साबित होती है। हम मानते हैं कि असली ज्ञान अनुभव में छिपा है। तो बताओ, हमें इस ज्ञान की पहली सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है? वह कौन सा पहला सबल है जो हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगा? बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहां पनाह पहला सबल है अभाव में संतुलन। यह जानना कि जब आपके पास सबसे कम हो, तब भी आप सबसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम कोई शास्त्रार्थ करवाओगे? नहीं महाराज, बीरबल बोले। हम शास्त्र नहीं, एक जीवन लाएंगे। बीरबल ने तुरंत अपने एक सेवक को आज्ञा दी कि वे नगर के सबसे गरीब किंतु सबसे शांत दिखने वाले व्यक्ति को दरबार में उपस्थित करें। दरबार स्तब्ध था। सबको लग रहा था कि यह कोई साधारण ज्ञान चर्चा नहीं, बल्कि बीरबल की चौक बुद्धि का पहला अनूठा प्रदर्शन होने वाला है। कुछ ही पलों में बीरबल का सेवक उस व्यक्ति को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, किंतु उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे किसी अथाह सागर की सतह। अकबर ने उसे गौर से देखा। बीरबल, क्या तुम इस गरीब से धन का दान करवाना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपना। कालू जी, बीरबल ने उस व्यक्ति को संबोधित किया, क्या आप बता सकते हैं कि कल शाम आपने भोजन में क्या ग्रहण किया था? कालू ने हाथ जोड़े, हुजूर, केवल बासी रोटी का एक टुकड़ा और नदी का पानी। यह सुनकर सभी दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। बीरबल ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी कि कालू को सोने के एक सिंहासन पर बैठाया जाए और उसे आज रात शाही रसोई का सर्वोत्तम भोजन परोसा जाए। लेकिन कल सुबह इन्हें फिर यहीं आना होगा, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। इन्हें अब अभाव नहीं, अति दी जा रही है। कल हम देखेंगे कि संतुलन अभाव में टिकता है या समृद्धि में टूटता है। यही है हमारा पहला सबल। यह सुनकर अकबर के होठों पर भी उत्सुकता भरी मुस्कान आ गई। बीरबल ने यह चुनौती बिल्कुल अनूठे ढंग से पेश की थी। रात भर कालू ने अनपेक्षित शाही ठाठ बाट का अनुभव किया। उसने जीवन में पहली बार सोने के बर्तनों में अनेकों व्यंजन खाए और मखमल के बिस्तर पर सोया। अत्यधिक सुख सुविधा और अपार भोजन ने उसके मन की शांति भंग कर दी थी। वह सारी रात इसी उधेड़बुन में रहा कि यह वैभव उसका स्थायी क्यों नहीं हो सकता। अगली सुबह जब कालू को वापस दरबार में लाया गया, तो उसके चेहरे पर कल वाली दीनता नहीं थी। उसकी चाल ढाल और आंखों में एक अजीब सा स्वामित्व, ओनरशिप झलक रहा था। वह फटी धोती पहने होने के बावजूद गर्व से सीना ताने खड़ा था। बीरबल ने गौर किया और कालू से पूछा, क्यों कालू? अभाव में तुम्हारा संतुलन बना था, किंतु अब इतनी अति के बाद क्या अनुभव करते हो? कालू ने तुरंत आंखें तरेर कर उत्तर दिया, जनाब, अब मुझे ये दरबारी लोग साधारण लग रहे हैं। मुझे वापस उसी सिंहासन पर भेजिए। गरीबी ने मुझे सिखाया था कि समझौता करो, पर समृद्धि ने मुझे मांगना सिखा दिया है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल मुस्कुराए। यही है महाराज पहला सबल, जहां अति ने व्यक्ति के संतुलन को क्षण भर में तोड़ दिया। अब हम दूसरे सबल की ओर बढ़ेंगे।
बीरबल ने धीरे से अपने दासों को संकेत दिया। क्षण भर में एक बड़ा चमकदार तांबे का कलश सभा के मध्य में रखा गया। कलश के मुंह पर रेशमी कपड़ा बंधा था, जो उसके भीतर छिपे रहस्य को और गहरा कर रहा था। अब हम दूसरे सबल की ओर बढ़ेंगे, जिसे अनिश्चितता का सबल कहा जाता है, बीरबल ने समझाया। पहले सबल में हमने देखा कि अति ने मन का संतुलन तोड़ा। इस दूसरे सबल में हम देखेंगे कि संशय, डाउट, कैसे बलवानों को भी दुर्बल कर देता है। अकबर उत्सुकता से झुके। क्या है इस कलश में, बीरबल? महाराज, बीरबल ने नाटकीय ढंग से हाथ फैलाया, इसके भीतर केवल एक ही वस्तु है, पर यह किसी भी मनुष्य के लिए या तो स्वर्ग का द्वार खोल सकती है या उसे नरक के गर्त में धकेल सकती है। चुनौती यह है कि कौन सा दरबारी 7 दिन तक इस कलश को अपने पास रखेगा, बिना यह जानने की कोशिश किए कि इसके भीतर अमृत है या तीव्र विष। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत लेकिन तीखी नजरों से चारों ओर देखा। यह धैर्य और लालच के बीच की कठिन परीक्षा थी। दरबारियों के चेहरे पर भय और लालच का अजीब मिश्रण दिखाई दे रहा था। हर कोई मन ही मन कलश की कीमत का अंदाजा लगा रहा था, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। अकबर ने वजीरों की बेचैनी भांप ली। उन्होंने धीरे से खांसकर चुप्पी तोड़ी। बीरबल, तुम्हारी यह परीक्षा वास्तव में बुद्धि और चरित्र की कसौटी है, महाराज ने कहा। हम सबसे पहले यह दायित्व अपने प्रमुख कोषाध्यक्ष मानसिंह को सौंपते हैं। मानसिंह, 7 दिन तक यह कलश तुम्हारे पास रहेगा। तुम कलश को सुरक्षित रखोगे, पर इसे खोलोगे नहीं। मानसिंह के माथे पर पसीना आ गया। वह लालच में तो था कि यह अवश्य ही किसी अनमोल खजाने की चाबी होगी, पर जहरीले होने के डर से उसकी जुबान सूख गई थी। उसने कांपते हाथों से वह भारी कलश बीरबल से लिया। कलश उसके हाथों में आते ही ऐसा लगा मानो वह मात्र मिट्टी का घड़ा नहीं, बल्कि समय का टिकिंग बम हो। मानसिंह ने झुककर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा। शिरोधार्य है। अब मेरा अगला कार्य केवल इस कलश की रक्षा करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, या स्वयं अपनी रक्षा करना। मानसिंह, पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल का इशारा स्पष्ट था, असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। मानसिंह ने डर और अपमान का घूंट पीकर उस कलश को मजबूती से पकड़ा। कलश का ठंडा स्पर्श भी उसके माथे के पसीने को रोक नहीं पा रहा था। वह मन ही मन बीरबल के इस षड्यंत्र को कोस रहा था। ठीक है, बीरबल। 24 घंटे, मानसिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी सम्राट अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, इस चुनौती के नियम क्या हैं? मानसिंह को इस भार को कब तक उठाना होगा? बीरबल ने अपनी उंगलियों पर एक रहस्यमय ताल दी। जहांपनाह नियम सरल हैं, किंतु उन्हें निभाना अत्यंत कठिन। यह कोई साधारण कलश नहीं है, यह है अस्थिर विश्वास का घड़ा। मानसिंह को यह अगले 24 घंटों तक, यानी कल सुबह इसी वक्त तक, अपने शरीर से 1 इंच भी अलग नहीं करना है। न आराम करते समय, न भोजन करते समय। और यदि किसी भी कारणवश इसका ढक्कन जरा सा भी खुल गया, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि उनका आत्मनियंत्रण समाप्त हो गया है। मानसिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। 24 घंटे, बिना रुके, बिना हिले। यह तो किसी कारावास से कम नहीं था। उसने कलश को देखा। अब वह मात्र एक विषपात्र नहीं, बल्कि बीरबल का चलता फिरता जासूस बन चुका था। मानसिंह ने भारी मन से कलश को दोनों हाथों में थाम लिया। अब वह जानता था कि यह परीक्षा शारीरिक से अधिक मानसिक थी, जहां एक छोटी सी चूक उसका सारा मान सम्मान छीन सकती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। ऐसी चतुर चाल केवल बीरबल ही चल सकता था।
शाम होते ही पहली बाधा सामने आई, भोजन। मानसिंह ने कलश को अपनी छाती से चिपकाए रखा और बड़ी मुश्किल से एक हाथ से खाना खाया। हर कौर एक अग्नि परीक्षा थी। उन्हें यह भय सता रहा था कि कहीं कोई अनजाने में धक्का न दे दे। बीरबल दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई व्यंग्य नहीं, बस एक गहरी समझ थी। रात गहराने लगी। मानसिंह के अंग अब दर्द करने लगे थे, पर सोने की हिम्मत न थी। बिस्तर पर लेटना भी असंभव था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का हल्का सा बदलाव भी कलश का संतुलन बिगाड़ सकता था। उसने सीधे दीवार से टिककर बैठने का निर्णय लिया। अगले 18 घंटे बहुत लंबे होने वाले थे और हर गुजरता पल अस्थिर विश्वास के वजन को और बढ़ा रहा था। यह बीरबल की चाल थी, नियंत्रण की जंग। भोर होने लगी। सूर्य की पहली किरणें मानसिंह के चेहरे पर पड़ी, जो अब पसीने और तनाव से भीगा हुआ था। थकान अब केवल शारीरिक नहीं थी, यह उसके मस्तिष्क में एक कर्कश शोर मचा रही थी, एकाग्रता बनाए रखने का संघर्ष। पलक झपकना भी अब पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। मानसिंह को महसूस हुआ कि यह कलश उसके सिर पर नहीं, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर रखा है, जो उसे झुकने की अनुमति नहीं दे रहा। वह मन ही मन बीरबल को कोस रहा था। तभी बीरबल शांत कदमों से उस कक्ष में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर सांत्वना का भाव नहीं, बल्कि एक पेशेवर तटस्थता थी। बीरबल ने न तो कोई सवाल पूछा, न ही मानसिंह की हालत पर कोई टिप्पणी की। वह बस एक तरफ रखी एक छोटी खाली चौकी की ओर मुस्कुराया और धीमे स्वर में कहा, सेनापति, अभी 9 घंटे और। लेकिन याद रहे, यह अस्थिर विश्वास जरा सी भी ऊष्मा बर्दाश्त नहीं करता। बीरबल की वह शांत मुस्कान मानसिंह के लिए किसी नंगी तलवार से कम नहीं थी। वह जानता था कि बीरबल उसकी टूटती इच्छा शक्ति का आनंद ले रहा था। बीरबल मानसिंह के सूखे होठों से केवल यही शब्द निकल सका। उसके भीतर का स्वाभिमान चीख रहा था, लेकिन शरीर की थकान और जंजीरों का भार उसे पराजित कर चुका था। तुम मेरी इच्छा शक्ति को तोड़ने आए हो। यह अस्थिर विश्वास क्या है? बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे किसी बच्चे की नासमझी पर मुस्कुरा रहा हो। वही जो आपको 9 घंटे बाद बादशाह के सामने खड़ा होने देगा, सेनापति। यह वह पतली डोर है जिस पर आपका सम्मान टिका है। और हाँ, उस ऊष्मा से सावधान रहें। ऊष्मा यानी क्रोध, भय या पश्चाताप, तीनों ही इस विश्वास को जलाकर राख कर सकते हैं। मानसिंह समझ गया। बीरबल चाहता था कि वह शांत रहे, तटस्थ रहे, ताकि उसकी टूटती हुई मानसिक स्थिति किसी भी आवेग में आकर सच्चाई न उगल दे। यह बीरबल की बुद्धिमानी थी। उसने दुश्मन को समय देकर उस समय को ही दुश्मन का सबसे बड़ा बोझ बना दिया था। बीरबल बिना एक और शब्द कहे मुड़ा और हल्के से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कक्ष में फिर से वही खामोशी और जंजीरों की हल्की खनखनाहट शेष रह गई, लेकिन अब वह खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी और गणितीय थी। 9 घंटे और 72 प्रश्न। मानसिंह की आंखों के सामने अंधेरा और उजाला दोनों ही 72 अंकों में बदल चुके थे। हर सांस एक प्रश्न बन चुकी थी, जिसका उत्तर उसे पता नहीं था। 9 घंटे। इस विशाल समय को बीरबल ने छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में तोड़ दिया था। अब हर घंटा एक प्रश्न कोठरी था और हर प्रश्न मानसिंह के आत्मविश्वास की एक और परत उधेड़ने वाला। मानसिंह ने कोशिश की कि वह ध्यान भटकाए, दीवारों को गिने या अतीत को याद करे, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, बीरबल का शांत, संयमित चेहरा सामने आ जाता। वे जानते हैं, वे सब जानते हैं। यह विचार किसी चूहे की तरह उसके दिमाग की नींद को कुतर रहा था। वह बीरबल की रणनीति की क्रूरता को समझता था। उसे शारीरिक चोट नहीं दी गई थी, बल्कि उसे खुद के अंदर मौजूद झूठ और समय के भार तले दबा दिया गया था।
यह सन्नाटा, यह प्रतीक्षा किसी भी तलवार की धार से कहीं ज्यादा तेज थी। बाहर गलियारे में धीमी लेकिन निश्चित पदचाप सुनाई दी। पहरेदार की आवाज आई। पहला पहर समाप्त। मानसिंह का दिल जोर से धड़का। 8 प्रश्न बीत चुके थे, बिना पूछे। अब 7 घंटे और बचे थे। यह एक ऐसी शतरंज थी जिसमें मोहरे चलने से पहले ही खेल खत्म हो रहा था। मानसिंह की सांसें अब अनियमित हो चुकी थीं। बचे हुए 93 सवालों का भार पत्थर की तरह उसके सीने को दबा रहा था। वह उठकर कक्ष में तेजी से टहलने लगा। हर कदम उस अदृश्य जाल की सीमा को छू रहा था जो बीरबल ने बुना था। यह क्या है? उसने हवा में मुट्ठी लहराई। यह कौन सी परीक्षा है जहां प्रतिद्वंद्वी मैदान में ही नहीं आता? बीरबल, तुम कायर हो। सामने आओ और मेरे सवालों का सामना करो। परंतु उसकी आवाज गूंजकर वापस आई और उस कायरता के आरोप ने मानसिंह के मन में गहरे संदेह पैदा कर दिए। क्या वास्तव में बीरबल डरपोक था, या यह उसकी चालाक बुद्धि थी जो बिना बोले ही दुश्मन को परास्त कर रही थी? इस मानसिक द्वंद्व में उसने पाया कि उसका गला बुरी तरह सूख रहा था और उसकी आंखें नींद के बोझ से भारी थीं। पानी की एक बूंद या बस कुछ पल की शांति, सब कुछ विलासिता लग रहा था। उसने दीवार से सटी एक मेज पर रखी पानी की सुराही की तरफ देखा, पर बीरबल के आदेश याद आ गए। उत्तर दिए बिना वह अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता था। वह जानता था, अगर उसने नियम तोड़ा तो वह चुनौती हार जाएगा, और वह हार तलवार की चोट से ज्यादा अपमानजनक होगी। प्यास इतनी तीव्र थी कि जैसे रेगिस्तान की तपती रेत उसके कंठ में भर गई हो। यह 101 सवालों का जवाब देने से ज्यादा कठिन था। यह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को चुनौती देना था। उसने समझा, बीरबल ने कोई मौखिक प्रश्न नहीं पूछा था, बल्कि उसने धैर्य और संकल्प की परीक्षा ली थी, जिसकी अंतिम सीमा तक वह पहुंच चुका था। मेज और सुराही की दूरी मात्र कुछ फीट थी, पर आज वह 7 समंदर पार लग रही थी। एक पल के लिए उसकी आत्मा ने विद्रोह किया। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं सिर्फ एक घूंट पानी पी लूं? इस विचार के आते ही उसकी बाह सुराही की ओर उठी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने सुराही को छूने का प्रयास किया, उसे एक गहरी आंतरिक चोट महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि यह वही चालाक बुद्धि थी जिसने उसे परास्त किया। बीरबल ने उसे बिना किसी तर्क या शास्त्रार्थ के उसकी अपनी ही शारीरिक विवशता से हरवा दिया था। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा। वह चुनौती हार चुका था, जीत गई थी बीरबल की मौन बुद्धिमत्ता। उसका सिर शर्म और थकावट से झुक गया। शर्म और थकावट से सिर झुका वह ज्ञानमार्गी पंडित या प्रतिद्वंद्वी धीरे से उठा। उसने सुराही को एक अंतिम बार देखा, जो अब मात्र मिट्टी का पात्र नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की कसौटी बन चुकी थी। वह सीधे बादशाह अकबर के सामने गया और श्रद्धा से माथा टेका। जहां पनाह, उसकी आवाज में टूटन थी, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। यह चुनौती शब्दों के तर्क से नहीं, बल्कि प्यास के अनुभव से जीती गई है। मैंने सबल ज्ञान की बात की थी, पर मेरी अपनी ही चालाक बुद्धि ने मुझे हरा दिया। वह बुद्धि जो सबसे कठिन समय में भी नियम तोड़ने का औचित्य खोजने लगती है। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, महाराज, यही 100वीं नहीं, 101वीं चुनौती का सार है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति भी जब अपनी साधारण इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाता, तो उसका सारा सबल तर्क व्यर्थ हो जाता है। आत्मसंयम से बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। मेरी जीत इस बात में है कि मैंने उसे कुछ नहीं बोला, पर उसका शरीर मेरी बात मान गया। दरबार बीरबल की इस अनोखी विजय पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने स्नेह से बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने एक गहरी सांस ली। सचमुच बीरबल, तुमने मेरे दरबार के सामने एक नया अध्याय खोल दिया है।
यह 101वीं चुनौती केवल एक तर्क या पहेली नहीं थी, यह जीवन के सूक्ष्म सत्य को समझने का एक अद्भुत प्रयोग था। उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। कई बार सबसे बड़ी विजय वह नहीं होती जो हम ताकत या शब्दों से जीतते हैं, बल्कि वह होती है जिसे हम मौन और अपने चरित्र से स्थापित करते हैं। उन्होंने वजीर को इशारा किया और बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया, जो विशेष रूप से उनकी 101वीं विजय के उपलक्ष्य में तैयार कराया गया था। बीरबल ने हार स्वीकार करते हुए विनम्रता से सिर झुकाया। इस घटना ने दरबारियों को सिखाया कि सबल तर्क, सबल टार्क भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन बीरबल की चौक बुद्धिमत्ता आत्मनियंत्रण के बल पर हमेशा उससे ऊपर खड़ी रहती है। उस दिन से अकबर के दरबार में आत्मसंयम की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाने लगा और बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता के पर्याय के रूप में और दृढ़ हो गया। सम्राट अकबर स्वयं भी इस चौक बुद्धिमत्ता के गूढ़ अर्थ पर अक्सर विचार करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल तार्किक श्रेष्ठता या वाक्पटुता नहीं थी, बल्कि बीरबल का वह अचूक आत्मविश्वास था जो उन्हें क्षणिक आवेगों से दूर रखता था। बीरबल का शांत रहना और अंतिम क्षण तक अपनी संपूर्ण शक्ति को बचाए रखना ही उनकी हर जीत का रहस्य था। दरबार के अन्य मंत्रियों ने बीरबल की इस नई ख्याति की नकल करने का प्रयास किया। वे अनावश्यक रूप से मौन रहने लगे और हर तर्क में गहराई खोजने का दिखावा करते, पर उनमें वह सहजता और धैर्य नहीं था। वे जल्द ही लड़खड़ा गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि की नकल की जा सकती है, लेकिन विवेक और आत्मसंयम की जड़ें चरित्र में होती हैं, मेरे प्यारे बीरबल। यह घटना सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक दर्शन बन गई। बीरबल ने हार को अपनी अलमारी में रख दिया, उसे अपनी सफलता का नहीं, बल्कि अपने शांत मन का प्रतीक माना। उनकी अगली चुनौती, जो शीघ्र ही आने वाली थी, उन्हें यह सिद्ध करने का एक और मौका देने वाली थी कि सबल तर्क हमेशा चौक बुद्धिमत्ता के सामने झुकता है। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार में एक गहन मौन छा गया। पड़ोस के राज्य से एक विख्यात ज्ञानी पंडित, जिसका नाम तर्कनाथ था, अपनी बुद्धिमत्ता की धाक जमाने आया था। तर्कनाथ का मानना था कि हर समस्या का समाधान केवल कठोर और सबल तर्कों से ही होता है, भावनाओं या सहज ज्ञान से नहीं। वह स्वयं को तर्क का परम स्वामी मानता था और बीरबल की सहज बुद्धि को बचकाना चौक बुद्धिमत्ता कहकर उपहास करता था। उसने अकबर के सामने एक अभूतपूर्व शर्त रखी, यदि बीरबल मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि आपकी शाही सभा केवल कहानियां गढ़ती है, तर्क नहीं। अकबर चिंतित थे, पर बीरबल शांत मुद्रा में बैठे थे। तर्कनाथ ने अहंकार से मुस्कुराते हुए एक बंद मुट्ठी आगे बढ़ाई और पूछा, हे मंत्री, बताइए इस मुट्ठी में मौजूद चीज का वजन क्या है, 1 ग्राम या 1 हाथी? और हाँ, उत्तर में कोई अनुमान नहीं, केवल निर्विवाद सबल तर्क होना चाहिए। यह प्रश्न तर्क की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और तर्कनाथ को देखा। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी। मान्यवर तर्कनाथ, बीरबल ने विनम्रता से कहा, एक सबल तर्क की पहली शर्त यह है कि प्रश्न का आधार स्पष्ट हो। आपने 2 ऐसे विकल्प दिए हैं जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। किसी भी वस्तु का वजन जानने से पहले उसका स्वरूप जानना आवश्यक है। बीरबल थोड़ा आगे झुके और उनकी चालाक बुद्धि ने तुरंत प्रहार किया। किंतु क्योंकि आपने निर्विवाद उत्तर मांगा है, तो मैं बताता हूं। आपकी मुट्ठी में मौजूद चीज का वजन वही है जो जरूरत के अनुसार बदलता है। यदि आप मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं, तो इसका वजन हाथी जितना भारी है, क्योंकि इसमें केवल अहंकार भरा है। और यदि आप निष्पक्ष तर्क चाहते हैं, तो इसका वजन 1 ग्राम है, क्योंकि 1 ग्राम सत्य ही सारे झूठों को हल्का कर देता है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखा। बीरबल ने निर्णायक स्वर में कहा,
मेरा सबल तर्क यह है, आप पहले मुट्ठी खोलिए और वस्तु दिखाइए। जब प्रश्न ही तर्क की सीमा से बाहर है तो उत्तर चालाक बुद्धि से दिया जाएगा, यानी जैसा सवाल वैसा जवाब। यह कहकर बीरबल ने चुनौती तर्कनाथ के पाले में डाल दी। तर्कनाथ का चेहरा उतर गया। बीरबल ने चालाक बुद्धि का उपयोग करके उनकी पूरी रणनीति को पलट दिया था। उन्हें यह डर था कि वस्तु दिखाते ही बीरबल सटीक उत्तर दे देंगे, लेकिन चुनौती स्वीकार न करना हार मानने जैसा था। बहुत खूब, बीरबल, तर्कनाथ ने हार मानने के अंदाज में कहा, मैं आपकी बात मानता हूं। जब प्रश्न ही अस्पष्ट था तो उत्तर स्पष्ट कैसे हो सकता था? लीजिए, आप ही देख लीजिए कि मैं किस वस्तु का वजन पूछ रहा था। धीरे से तर्कनाथ ने अपनी कसकर बंद मुट्ठी खोली। सभी की आंखें उस हथेली पर टिक गईं। मुट्ठी के अंदर सावधानी से एक बड़ी सी पंखुड़ी रखी हुई थी और उस पंखुड़ी के मध्य में सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ एक छोटा सा ओस का कण रखा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तर्कनाथ ने विजय मुद्रा में कहा, यह ओस का कण, इसका वजन क्या है बीरबल? बीरबल ने ओस के कण को एक पल देखा, फिर बादशाह की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब एक नई अद्भुत चमक थी। यह 101वां सबल प्रश्न था और अब चालाक बुद्धि का उपयोग निर्णायक रूप से होना था। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, इस अमूल्य ओस के कण का वजन पूरी तरह से तर्कनाथ जी के विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने तर्कनाथ को घूरते हुए कहा, अगर आप इसे अनमोल मानते हैं तो इसका वजन 1000 अशर्फियों के बराबर है। अगर यह केवल जल की बूंद है तो यह शून्य है। दरबार में गहमागहमी बढ़ गई। तर्कनाथ क्रोधित होकर बोले, यह उत्तर नहीं है बीरबल, यह चतुराई है। चतुराई नहीं तर्कनाथ जी, बीरबल ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने जोर से कहा, उत्तर हमेशा संदर्भ में होता है। और इससे पहले कि तर्कनाथ बहस कर पाते, बीरबल ने अचानक झुककर तर्कनाथ की हथेली पर रखी पंखुड़ी पर हल्के से फूंक मारी। हवा के एक झोंके से वह नन्हा ओस का कण उड़ गया और पंखुड़ी सूख गई। बीरबल बोले, वजन खत्म। अब आप इस प्रश्न का वजन मुझे बताएं। तर्कनाथ स्तब्ध रह गए। उनका 101वां सबल प्रश्न, जिसका अस्तित्व ही अब मिट चुका था, बीरबल की एक फूंक के सामने धराशायी हो गया था। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने ताली बजाते हुए बीरबल को गले लगा लिया। तर्कनाथ धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर अब अहंकार नहीं बल्कि विस्मय और पराजय की स्वीकार्यता थी। उन्होंने जमीन पर रखे अपने प्रश्नों के पोथे को उठाया और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, मैं तर्कनाथ अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैंने 101 प्रश्न रचे थे, पर बीरबल की बुद्धि ने सिद्ध कर दिया कि अस्तित्व से रहित प्रश्न का कोई वजन नहीं होता। बीरबल ने मुझे यह बहुमूल्य सीख दी कि चुनौती तब तक ही बड़ी होती है जब तक हम उसे सीधे सीधे स्वीकार करते हैं। लीक से हटकर सोचा जाए तो बड़ा सबल भी एक फूंक में खत्म हो जाता है। बादशाह अकबर गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, बीरबल की बुद्धिमत्ता न केवल इन 101 सबल प्रश्नों पर भारी पड़ी है, बल्कि यह सीख सदियों तक अमर रहेगी। आज से यह महल सबल चुनौती को नहीं बल्कि बीरबल की चालाक बुद्धि को याद रखेगा। जाओ तर्कनाथ और सीखो कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझने में निहित होता है। तर्कनाथ ने घुटने टेक दिए। उसका मुखमंडल लज्जा और स्वीकार्यता के भावों से भरा था। उसने धीरे से कहा, बीरबल की सूझबूझ मेरे 101 सबल प्रश्नों के जाल को ऐसे काट गई जैसे कोई पतंग की डोर काटता है। मुझे स्वीकार है कि मैं ज्ञान के अहंकार में डूब गया था। आज से मैं आपको अपना गुरु मानूंगा बीरबल। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने नम्रता से तर्कनाथ को उठाया और कहा,
भाई तर्कनाथ, ज्ञान न मेरा है न तुम्हारा। ज्ञान तो बस दृष्टिकोण का नाम है। पुस्तकें केवल राह दिखाती हैं, चलना हमें ही पड़ता है। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता में बीरबल को मोतियों का हार भेंट किया और घोषणा की कि यह दिन बुद्धिविजय दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। उस दिन से 101 सबल प्रश्नों की चुनौती इतिहास के पन्नों में दब गई और केवल बीरबल की चालाक बुद्धि की कहानी सदियों तक लोगों की जुबान पर रही। दरबारियों ने महसूस किया कि सबसे बड़ा सबल चुनौती स्वयं अपने सोचने के तरीके को बदलने में निहित होता है। बीरबल की यह जीत केवल तर्कों की जीत नहीं थी, बल्कि यह स्थापित कर दिया कि ज्ञान को केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं और लोगों के बीच के सामंजस्य में ढूंढना चाहिए। इस घटना के बाद बीरबल का यश और भी अधिक फैल गया। उनकी बुद्धि की धाक इतनी जम गई थी कि जब भी राज्य में कोई ऐसी उलझन आती जिसका समाधान किसी दरबारी को नहीं सूझता, चाहे वह राजकोष के हिसाब से जुड़ी हो या दो किसानों के बीच की छोटी सी मेड़ के विवाद से, तो सबसे पहले बीरबल का नाम ही लिया जाता था। उनकी चालाक बुद्धि अब केवल दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासन का आधार बन गई थी। कई बार तो ऐसे प्रश्न आते थे जो सुनने में बेहद सरल लगते थे, पर उनका उत्तर देना तलवार की धार पर चलने जैसा होता था। एक बार बादशाह अकबर ने स्वयं बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका सीधा उत्तर देने पर या तो वे अकबर को नाराज करते या प्रजा को एक ऐसी दोधारी समस्या जिसे बीरबल ने अपनी विशिष्ट शैली में एक साधारण हास्य और गहरी समझ से सुलझा दिया। अगली सुबह दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने सिंहासन के ठीक सामने बुलाया। बीरबल अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम हमेशा न्याय और सच्चाई की बात करते हो। आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुम्हारी निष्ठा को प्रमाणित करेगा। मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में इस पूरे राज्य में सबसे जरूरी क्या है? बादशाह का आदेश या प्रजा का सुख? प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी समझ गए कि यह सीधे सीधे बीरबल की वफादारी को चुनौती देने वाला प्रश्न था। अगर वे बादशाह का पक्ष लेते तो वे जनता की नजर में गिरते। अगर वे प्रजा का पक्ष लेते तो बादशाह की नाराजगी मोल लेते। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने न तो तुरंत सम्राट की जय जयकार की, न ही जल्दबाजी में प्रजा का पक्ष लिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर न तो तलवार की धार जैसा है और न ही रस्सी पर चलने जैसा। उत्तर बेहद सरल है, बशर्ते आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करें। सम्राट अकबर इस अप्रत्याशित मांग पर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पहले संदेह आया, फिर उत्सुकता। उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, इच्छा? कैसी इच्छा? बीरबल, तुम जवाब देने से क्यों कतरा रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि यह प्रश्न मेरे सम्मान के विरुद्ध है? बीरबल ने अपनी जगह से हिलने का साहस नहीं किया। उन्होंने अत्यंत संयम से उत्तर दिया, नहीं जहांपना, यह प्रश्न आपके सम्मान का आधार है। मैं केवल इसे समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण चाहता हूं। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे अगले 24 घंटों के लिए मेरे पद, मेरी शाही पोशाक और मेरे पदनाम से मुक्त कर दें। मुझे एक साधारण नागरिक की तरह महल से बाहर जाने की अनुमति दें। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यह अजीब अनुरोध था, पर वह बीरबल की चालें जानते थे। ठीक है, बादशाह मुस्कराए। तुम्हें अनुमति दी जाती है। जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन याद रहे, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इस प्रश्न का ऐसा जवाब लाना होगा जो मेरी प्रजा और मेरे दिल दोनों को संतुष्ट कर सके। यह कहकर बादशाह ने सभा को स्थगित कर दिया और बीरबल को सोचने समझने का समय मिल गया।
तुरंत ही बीरबल ने अपने शाही वेश और पद की औपचारिकताओं को त्याग दिया। उन्होंने साधारण मैले कुचैले कपड़े पहने, माथे पर धूल जमाई और एक बूढ़े यात्री का वेश धरा। वे महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल आए। शहर की भागदौड़ उन्हें एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, ऐसा दृश्य जो सत्ता के गलियारों से कभी नहीं दिखता। बीरबल सीधे मुख्य बाजार की ओर गए और एक पुरानी चौपाल के पास बैठ गए, जहां लोग गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दिन भर की राजनीति, व्यापार और जीवन की चर्चा करते थे। उनका उद्देश्य सूचना जुटाना नहीं, बल्कि जनता की नब्ज टटोलना था। अकबर का सवाल 101 सबल अंतः प्रजा के मन की इच्छाओं और कठिनाइयों से जुड़ा था, और उस इच्छा को समझना ही बीरबल की पहली चाल थी। वेश बदले हुए बीरबल ने घंटों चुपचाप लोगों की शिकायतें, उनके हास्य विनोद और बादशाह के प्रति उनकी अपेक्षाओं को सुना। उनके चेहरे पर अब दरबार का तनाव नहीं, बल्कि एक गहरी, अर्थपूर्ण मुस्कान थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि जवाब किसी शास्त्र या किताब में नहीं, बल्कि इन साधारण लोगों की बातों और उनकी सरल बुद्धिमत्ता में छिपा है। सूर्यास्त से पहले उन्हें जो जवाब बादशाह को सौंपना था, उसकी नींव अब बाजार की धूल में रखी जा रही थी। अगले चरण में उन्हें इस जानकारी को एक अकाट्य तर्क में बदलना था। बाजार की गूंज को अपने हृदय में समेटे बीरबल ने अपनी दूसरी चाल चली, विश्लेषण का एकांत। एक शांत धर्मशाला में लौटकर उन्होंने लोगों की सैकड़ों बातें, उनके छोटे छोटे किस्से और शिकायतों को दिमाग में एक तराजू पर रखा। उन्हें इस कच्ची जानकारी को एक पक्के हथियार में बदलना था। उन्होंने यह देखना शुरू किया कि कौन सी बात सीधे बादशाह के सबल, चुनौतीपूर्ण प्रश्न से जुड़ती है। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि लोग केवल सुविधा नहीं, बल्कि पहचान चाहते थे, यह जानने की पहचान कि क्या राजा उन्हें सुन रहा है। उनकी चाल अब यह थी कि वे इस साधारण ज्ञान को एक ऐसे जटिल गणितीय सूत्र में बदल दें, जिसे केवल बादशाह अकबर ही समझ सकें। उन्होंने जवाब को 3 भागों में बांटा: प्रश्न का सम्मान, सत्य की स्वीकारोक्ति और अंत में बुद्धिमत्ता का प्रहार। बाहर की दुनिया से कटकर बीरबल ने उस रहस्यमय पहेली का सटीक उत्तर गढ़ लिया था। अब इंतजार था शाही दरबार के खुलने का। शाही दरबार का दिन आ गया। सुबह सूरज की पहली किरणें दीवाने खास के संगमरमर पर पड़ रही थीं, लेकिन अंदर का वातावरण तनावपूर्ण था। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे, उनकी आंखें उत्सुकता और संदेह से भरी थीं। बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से कदम रखा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की थी और अब परिणाम बताने का समय था। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर सम्मान व्यक्त किया। आपके प्रश्न, जनता सबसे अधिक क्या चाहती है, का उत्तर मैंने आपके ही सिंहासन के गणित में ढाल दिया है। यह 3 चरणों में पूरा होता है: प्रश्न का सम्मान, शून्य का महत्व और बुद्धिमत्ता का प्रहार। बीरबल ने अपनी आवाज धीमी की। सत्य यह है कि जनता 100 भौतिक सुविधाओं की मांग करती है, पर 101वां सबल सवाल सिर्फ बादशाह को संबोधित होता है। उन्हें 101 सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें बस यह जानने की पहचान चाहिए कि क्या उनका बादशाह उन्हें सुनता है। जब वे 101वां प्रश्न उठाते हैं, तो वे अपनी सुविधा नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। यह बुद्धिमत्ता की सबसे गहरी चाल है। अकबर ने सूत्र को तुरंत समझ लिया। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव आ गया। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि संख्याएं गणित का नहीं, मनोविज्ञान का विषय हैं। बादशाह ने उठकर बीरबल को गले लगाया। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि आज से राज्य में कोई भी याचिका 100 सुविधाओं की सूची के साथ नहीं आएगी, बल्कि जनता को एक नया अधिकार दिया जाएगा, 101वां सबल अधिकार। यह अधिकार उन्हें सीधे बादशाह के समक्ष संवाद स्थापित करने का मौका देगा, सुविधाओं की मांग करने का नहीं। इस घोषणा के साथ ही
दरबारियों में कानाफूसी थम गई। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की चाक बुद्धि ने समस्या को जड़ से मिटाने के बजाय उसे शासन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बना दिया था। अब 101वां सबल भय नहीं, बल्कि राजा और प्रजा के बीच विश्वास का अटूट सेतु बन गया था। बीरबल ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने शासन का नया सूत्र स्थापित कर दिया था, पहचान ही संतुष्टि है। यह वह शून्य था जिसने राजधर्म को पूर्ण कर दिया। अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली, जो राहत और असीम प्रशंसा से भरी थी। वाह बीरबल, तुमने केवल सबल कमजोरी प्रश्न को सबल मजबूत ही नहीं बनाया, तुमने प्रजा को पहली बार यह महसूस कराया है कि उनका महत्व केवल भौतिक सुविधाओं से कहीं ऊपर है। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर सम्मान से देखा। दरबार का वातावरण अब विस्मय से भरकर श्रद्धा में बदल गया था। अगले ही दिन पूरे राज्य में यह विशेष घोषणा की गई, 101वां सबल नामक मंच अब एक स्थायी संस्था होगा। यह मंच केवल उन नागरिकों के लिए खुला रहेगा जो व्यक्तिगत रूप से बादशाह से राज्य में अपनी पहचान